नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 9 of the Hindu Marriage Act. Now we are coming to very important section, that is your section 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कम ऑन एवरीवन, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? शशांक शेखर को समझ में नहीं आ रही है बात मेरी। सुनीता रॉय, कम ऑन, आर यू देयर? ठीक है। So this is what chapter 3rd, and the question will come from here itself. Chapter 3rd में you will see there are how many sections? Can you see your direct? Restitution of conjugal rights, RCR, and this is judicial separation, section 9 and 10. This chapter contains only 2 sections. This can be the question for your prelims. जब prelims के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, एग्जामिनर साहब के माइंड में ऐसी खुराफातें आती हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। सेक्शन 9 पढ़ लिया, सेक्शन 10 पढ़ लिया, अच्छा इस फैक्ट पर ध्यान दिया नहीं दिया, इस चैप्टर में केवल 2 ही सेक्शन है, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखेंगे। तो दिस इज पी फॉर प्रीलिम्स चैप्टर 3rd सेक्शन 9 10। गॉट इट? अब आ जाइए सेक्शन 9 पे। इट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसको मैं हिंदी में देख लेता हूँ क्या कहते हैं एक बार को। हिंदी में दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, दाम्पत्य अधिकार, तो कॉन्जुगल राइट्स को बोलते हैं दाम्पत्य अधिकार। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों को। तो अगर आप लोगों में से, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव ईदर हैव गॉन पर्सनली थ्रू ऑल दोज रिचुअल्स, 7 फेरे सब ले चुके होंगे, काफी कुछ ले चुके होंगे, या काफी लोग उसके विटनेस रहे होंगे। ठीक है, तो जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत सारी एक दूसरे से क्रॉस प्रोमिसेस किए जाते हैं। मैं ये बात ध्यान रखूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इस तरीके के बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। लिए आप लोगों ने? क्यों नहीं वेदा? किए होंगे, है ना? शशांक तो अभी सीख ही रहा है, तो शशांक सो इसको समझते हैं कि व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो पहले हम इसको जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन ए टेक्निकल वे। देन वो जो डायरेक्ट हम जिस तरीके से पढ़ते हैं फिर वैसे पढ़ेंगे, एक बार ऐसे समझ लीजिए। अब ये है हमारे पास भोला राम और ये है इनकी शादी हुई बबली से। फाइन, सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है ये, सर बड़े भैया के साथ बैठकर सुना था। अच्छा मैंने देखा इसमें ना, गर्ल्स हो या बॉयज हो, मेल हो फीमेल हो, लाइन सबकी वही है। अभी ये लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। चलिए, अगर किसी को शादी नहीं करनी हो, लेकिन अंदर से वो हिम्मत नहीं कर पा रहा हो, उसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल में सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, रीजंस नहीं ढूंढ पा रहा हो, तो कुछ नहीं, जाकर के ओशो ऑन मैरिज सुन लेना, ओशो को सुनना। वो ओशो आपको इतना बिगाड़ देंगे कि आप कहेंगे ओह मैरिज ऐसी है, नो आई विल नॉट गो फॉर दिस, यू विल गेट सो मेनी रीजंस फॉर नॉट गोइंग टू मैरिज। अपने पेरेंट्स को मत कहना कि देखो सर ये सिखाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओशो भी कभी अपने पक्ष है, उसको सुन सकते हैं आप लोग, वहां से आपको रीजंस मिलेंगे कि क्यों मैरिज होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं अपने भोला राम और बबली की शादी पर। अब यहीं से नाम चल जाएगा पता कि इनमें क्या हुआ साहब, इनमें हो गई दोनों की शादी। लेकिन बबली जो मैडम है वो 1 या 2 दिन तक तो अपने ससुराल में रही। शी केम टू द दिस मैट्रिमोनियल होम एंड देन अगेन वेंट
वेंट बैक टू दी पैटर्नल होम, अपने पैतृक घर में वापस चली गई। तो ये हुए भोलाराम और बबली की कहानी। अब भोलाराम क्या करे, तो उन्होंने जितने भी मीडिएटर्स हैं, फूफा फूफी, मौसा मौसी, और भी जितने हो सकते हैं, या कोई अगर किसी की सर्विसेज हायर की थी, उनको बुला के देख लिया, लेकिन बबली मैडम टस से मस नहीं आने के लिए, और ये भी कह रही हैं ना तलाक दूं। अब भोलाराम फंस गए हैं, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। तो अब भोलाराम क्या करे, ये अपने को बैचलर माने या अपने आप को मैरिड पर्सन माने। ये तनु वेट्स मनु का जो रिटर्न्स वाला है कि शर्मा जी हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए, ये बदचलन भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो इनकी पुरजोर कोशिश है कि बबली वापिस आ जाए, लेकिन आने का रास्ता नहीं हो रहा। तो ऐसे भोलाराम के लिए सेक्शन 9 कम्स फॉर द रेस्क्यू। This is for any, this is maybe any for anything, this may be for either husband or wife. It gives you right that you may compel your partner to come to you, आपके पास आए, आपके साथ रहे, दाम्पत्य सुखों का एक दूसरे को मिलना चाहिए, राइट दाम्पत्य अधिकार जिसे बोलते हैं, समझे आप ये। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है। बबली आई थी, अब बबली से पूछा गया why don't you want to live with him, कह रहे हैं ये भोलाराम तो सही है, भोलाराम तो सही है, लेकिन उसके इनके जो ससुर जी हैं सुखीराम, है ना, लाला सुखीराम, सही है, या साहूकार सुखीराम, या जो मेरी सासू है, ठीक, ये सासू है, वो मुझे इतने टोंट मारती हैं, इतने टोंट मारती हैं, भोलाराम का जो माइंड है इतना पॉल्यूट करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लिव इन दैट फैमिली। So she is giving her reasons for that. So basically there is a dispute, there is a situation when either husband or wife has gone away from the company of the other. पति या पत्नी अपने पार्टनर की कंपनी से अलग हो गया है, छिटक गया है, और उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। तो आपके पास जो इफ यू आर फीलिंग एग्रीव्ड, तो व्हाट इज द रेमेडी विद यू, तो सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट काइंड ऑफ रेमेडी, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मुझे बताइए बंटी, ये भोलाराम बबली ये सब आपको थोड़ा समझ में आया कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। कम ऑन, फिल्म आई थी अभिमान, देखी थी किसी लोगों ने, किन्होंने? अमिताभ बच्चन, जय भादुड़ी, आई थिंक, है ना? यस। तो मैंने जो, इट मीन्स कि मैंने जो 11th 12th में जो रिकॉर्ड बनाए थे फिल्में देखने के, वो मेरे आज काम आते हैं, या कभी कभी काम आती है चीजें। लेट्स सी इट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, माय गॉड। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 9, प्लीज सी द बोर्ड। When either the husband or the wife, please note down this, it is either the husband or the wife, पति या पत्नी, जब पति या पत्नी क्या has without reasonable excuse, please round it or highlight it separately, withdrawn from the society of the other। मैं इसको हिंदी में पढ़ूं ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। जब पति या पत्नी में से किसी एक ने युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, साहचर्य है, समझिए। अब इस सिचुएशन को समझिए, देखिए बस अभी हम लोग ये सिचुएशन समझते हैं, व्हाट इज दिस, व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, यानी कि भोलाराम या बबली, हस्बैंड और वाइफ, what he or she has done, क्या किया है इसने, आउट ऑफ देम, इनमें से कोई एक ने, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, सोसाइटी का मतलब है यहां पर समाज से नहीं है, समाज, सोसाइटी ऑफ द अदर का मतलब सहचर्य से, उसके साथ सहचर्य से विड्रॉ कर लिया है, वहां से हट गया है। नाउ यू आर नॉट लिविंग विद हर और हिम, यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी का, मेरी सोसाइटी का मतलब है कि मेरे साथ रहने से,
तो मेरी वाइफ मेरे से हट गई हो या फिर मेरी वाइफ के पास से मैं हट गया हूं। तो दिस इज द सिचुएशन. So withdrawing from the society of the other, this is number one requirement. So one of the partner has withdrawn from the society of the other. एक पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है, उसने अपने जो अदर पार्टनर है, उसका स्पाउस है, उसकी सहचर्य से, उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया. अभी हम समझेंगे डिटेल में इसको. और इट इज नॉट इट नॉर्मल विड्रॉल, it is without reasonable excuse. This is very important. This withdrawal is without reasonable excuse. ये जो सहचर्य से विड्रॉल हुआ है वो बिना किसी युक्त कारण के है. There is no reasonable excuse for that. So you have married, आपने विवाह किया, अब आपने विवाह के बंधन से भागे आप, और आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है. If this is the situation, तो प्लीज लेट मी नो. आपको ये 2-3 पॉइंट समझ में आए जहां जहां गोले हैं, यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. दिस इज व्हाट हस्बैंड और वाइफ, इनमें से कोई एक हो, व्हाट दे हैव डन, व्हाट ही और शी हैज डन, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. और कैसे विड्रॉन किया है? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज. तो इतनी बात समझ में आई नहीं? इतना मुझे बता दीजिए फटाफट. सुप्रिया मैडम, कम ऑन. डॉली, fine. Then what will be the consequence? Aggrieved party. Aggrieved party means the party who wants that he should come back. है ना? कौन सा गाना है वो? तुझे डैश डैश बुलाते हैं. May apply for restitution of conjugal rights. Then aggrieved party may apply for restitution of conjugal rights. कैसे? By petition. किसके सामने? To the district court. So these are the different phrases used in this section. Come on. तो या तो गाना गाओ, ठीक है, लगा लो मोहम्मद रफी को, सुन ले पुकार, है ना, काम बन जाए. अगर वो सारे तिकड़म भिड़ा चुके हो और कुछ असर नहीं कर रहा है ना, सच्चे प्यार को दिलाने वाले जो तवीज वाले बाबा हैं वो भी निष्क्रिय हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि यू शुड अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक. सर ये भी होता है ना. हाँ, देखते रहिए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सही है. सो तवीज वाले बाबा के पास ना जा करके यू शुड गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करेंगे आप? यू विल फाइल ए पेटिशन, एंड दैट पेटिशन व्हाट विल यू रिक्वेस्ट? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. रेस्टिट्यूशन मींस पुनः स्थापित किया जाए. किनको किया जाए? योर कंजुगल राइट्स को. आपके जो दाम्पत्य अधिकार हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए आप माननीय जिला न्यायालय, जिसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में, 3 में, है ना, 3 में, वहां पर एक पेटिशन लगाएंगे. और अगर आप पीड़ित हैं तो पीड़ित का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर वाइफ चली गई है तो पीड़ित कौन हुआ? पुरुष हुआ. चांसेस कम ही है वैसे पीड़ित होगा, तो खुशी होना चाहिए कई बार तो. और अगर पुरुष भाग गया है तो पीड़ित कौन हो जाएगी? पत्नी पीड़ित हो जाएगी. दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड एग्रीव्ड पार्टी. तो इन सम केसेस एग्रीड पार्टी में बी हस्बैंड, इन सम केसेस एग्रीड पार्टी में बी वाइफ, कोई भी हो सकता है. तो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड एग्रीड पार्टी. बड़ा मजे लेके पढ़ना चाहिए चीजों को. क्यों? देखो, जब पढ़ रहे हैं हम, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, इट शुड बी फन. लेकिन जब चीजें क्लियर हो जाए फिर इट शुड बी लाइक कि फटाफट इनको रटना है, अपने दिमाग में घुसाना है हम लोगों ने. और मैं इतने सारे जो गोले बनाता हूँ, समझाता हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू शुड नॉट फॉरगेट दीज फ्रेजेस वाइल राइटिंग मेंस में लिखते हुए ये सारे वर्ड्स आपके होने चाहिए. बिकॉज यू कैन नॉट रिस्क ऑफ
नोट राइटिंग विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, आप ऐसा नहीं कि आपने ये फ्रिज छोड़ देंगे। यू कैन नॉट लीव द वर्ड एग्रीड पार्टी, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी नहीं छोड़ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इससे आपको इंडिकेशन लग जाएगा कि जो ऐसे जो बाहुबली हैं, जो कोशिश, अच्छी बात भी है कि वो अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, लिख दीजिए अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये सारी बातें लिख दीजिए उसमें, ये सारी बातें आ जानी चाहिए, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ है, गलती से वो अपनी लैंग्वेज में करते करते हस्बैंड एंड वाइफ ना कर दे, एंड ना कर दें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। एग्रीड पार्टी को वो हस्बैंड ना लिखाएं या वाइफ ना लिखाएं, द वर्ड इज एप्रोप्रिएट वर्ड इज व्हाट एग्रीड पार्टी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को द ऑनरेबल कोर्ट ना लिखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही लिखें जो लिखा है इसमें, ठीक। इस तरीके से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, इसको मैरिड राइट ऑफ मैरिड लाइफ ना लिखें, कॉन्जुगल वर्ड इज एप्रोप्रिएट वर्ड, तो कॉन्जुगल ही लिखना चाहिए वो। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग, कर लेंगे आप। सो व्हाट इज द रेमेडी, देखिए, तो अभी हमने इसको ऐसे पढ़ा, ये ऐसे पढ़िए आप, if it happens then it happens, it will be the course. If the husband or wife has withdrawn without reasonable cause, then what will happen, the agreed party may file the petition for restoration of conjugal right in the court of district court, ठीक है। ये हुआ, इसको ऐसे से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। कितने लोग, छोड़िए सर, मुझे लगता है, क्या है मैसेज पढ़ते हैं, अच्छा सा क्या मैसेज है, अनीता, सर मुझे लगता है मेंस के लिए बहुत लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अनीता, अनीता का मैसेज पढ़ता हूं, सर मुझे लगता है मेंस के लिए बहुत लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अनीता, तुमने कर दिखाया, यू हैव डन इट, वेल डन। आज तुम समझ गई, मैं इतने महीनों से यही समझाता आ रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, लिख लिख के याद करो, हमेशा कहता हूँ ना। तो कम से कम जो बेरेट प्रोविजंस हैं ये घोटते रहिए, लिख लिख के याद कीजिए। ऑफलाइन के बच्चों को खूब कहता हूँ कि भाई लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ये प्रैक्टिस देखा मैंने, एवरीवन वो रेट रेस में लगे हुए हैं, फटाफट ये मैंने बुक खत्म कर ली, सीआरपीसी खत्म कर दी, आईपीसी खत्म कर दी, ये दिस दैट, है ना। और क्या ढाक के 3-5 दो एक सेक्शन लिखा लो तो नहीं लिखा जाएगा। तो अपने अपने पार्ट पर जरूर प्लीज बात को ध्यान रखने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा आपकी प्रैक्टिस से, चाहे वो रिटन की प्रैक्टिस हो, तो रिटन प्रैक्टिस करोगे तो प्रीलिम्स में बड़ी हेल्प मिलती है इस तरीके से, ठीक। चलिए बात करते हैं, अब कोर्ट में पेटिशन आ गई, ठीक है, अब न्यायालय के पास पहुंच गए, what the court will do in that case, again you should read it very technically, because from here you will get the help in mains, but you will also solve the questions in prelims। देखो कैसे, this is, and the court on being satisfied, that satisfied of the truth of the statements made in such petition, so this is number one satisfaction, this is number one satisfaction, that the court must be satisfied with the truth of the statements made in the petition, and second, there is no legal ground why the application should not be granted, this is the second satisfaction, second point of satisfaction. So the petition has been placed before the court, now court will have to see, court will have to seek the satisfaction on 2 points, कोर्ट को 2 पॉइंट पे तरीके देखना पड़ेगा। नंबर 1, स्टेटमेंट्स मेड इन द पिटीशन, जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसमें जो बातें कही गई हैं, जिस ग्राउंड पे आप कह रहे हो कि पत्नी जी आ जाओ, पति महाराज वापस आओ, है ना, जो आप कहना चाहते हैं उसमें सच्चाई है। कोर्ट ये बात सेटिस्फाइड हो चुकी कि यस द पिटिशनर इज स्पीकिंग ट्रुथ, जो पिटिशनर ने लिखा है वो सच है, एक बात, यानी कि द दिस रेस्पोंडेंट जो अपोजिट पार्टी है, दैट हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट रीजनेबल कॉज, कि उसने विड्रॉ कर लिया है
विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज कर लिया है। एंड सेकंड सेटिस्फेक्शन, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है कोर्ट का, वो इस पॉइंट पर होगा जो कि सेकंड सर्कल है। देखो क्या होगा, दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड, कोई ऐसा विधिक आधार नहीं है, व्हाई द पेटिशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसको परमिट क्यों ना किया जाए, उसको रिफ्यूज करने का भी कोई ग्राउंड नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं, और मुझे अंडर कंपल्शन आई डोंट सी कि कोई रीजन ही नहीं है कि आपकी मैं हेल्प ना करूं। तो अगर कोर्ट का सेटिस्फेक्शन ये हो गया, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है इन दोनों पॉइंट से, अगेन मैं कहूंगा आपको, मैं अलग अलग ब्रेक करके बोल रहा हूं, so that while writing answering means you should be very conscious that there are 2 points. It is not only the truth of the statements but also the absence of legal ground of the refusal. ठीक है, ये नेक्स्ट, may डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली, अगर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा देन कोर्ट कैन पास ए डिक्री दैट, और फिर कहेंगे बबली तुरंत भोलू राम से आकर के मिलो, भोलू राम के साथ रहना शुरू करो। सही है, तो ये फिर इनको आपस से मिला दिया जाएगा। कितना पवित्र देखो ये काम है जो कि सेक्शन 9 करता है। जब आप लोग बनेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि फैमिली कोर्ट में जाएंगे आप, तो आप ऐसे ऐसे अच्छे काम कर रहे होंगे, पति को पत्नियों से, पत्नियों को पति से मिला रहे होंगे। मिलाओगे नहीं मिलाओगे? कितने लोग मिलाएंगे जरा पता चले। कम ऑन, एज्यूम, लेट्स एज्यूम सिचुएशन, मिलाएंगे आप या नहीं, या क्या कहेंगे? कितने लोग भगा देंगे, उल्टा समझा देंगे कि भाई मौका मिल रहा है? गुड, जुडिशियस, अभी चौधरी जुडिशियस। हाँ, सुनते ही नहीं है, सही बात है, ये एडवोकेट बोली अनिता, अनिता मस्ट भी प्रैक्टिस करती होगी जरूर। कोई नहीं सुनता वहां पर, बहुत लड़ते हैं आपस में। मैं खुद एक मैट्रिमोनियल केस कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में है, दोनों अच्छे हैं पति पत्नी, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि पैचअप हो जाए, बस सुनते ही नहीं है। चलिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ी सी फ्री की एडवाइस दे दूं पर्सनल लेवल पर, है ना। देखो मैं आपको छोटी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वहां फंसे हो। एक बार क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास, और फोन पे क्या बात हुई, रोए सो रोए सर, रोए सो रोए। मैं समझ गया कि कहाँ बात जा रही है। तो आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, हिंदू है मुस्लिम है, तुम्हारी कास्ट की है या दूसरी कास्ट की है? सर मुस्लिम है। मैंने कहा ऐसा लग रहा होगा कि जान जा रही है, ऐसा लग रहा होगा दुनिया छिन रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ऐसा लग रहा है? कह रहा हाँ ऐसे ही लग रहा है सर। तो उसको बुलाया, आधा घंटा 1 घंटा उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की, तो मानने को तैयार ही नहीं था, वहां से तो हटेगा नहीं। फिर मैंने कहा देखो बी मैन, मत छोड़ो उसको, लेकिन अपने अंदर दम पैदा करो, ठीक है। लड़की से बोलो कि कुछ दिन का टाइम ले और मैं जज बन के सामने आऊंगा। लड़के को समझ में आ गई बात। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जितने भी हार्मोन्स थे वो धीरे धीरे सबसाइड हुए, लड़की कहीं और चली गई बाद में, और बाद में लड़का वो जज बन गया। तो फिर उसकी कहीं और शादी दिस दैट हुआ। तो मैंने अक्सर कई बार ऐसा देखा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लड़का जज है और मेरा ख्याल मेरा तीसरा चौथा जज होगा वो, मेरे जिनको मैंने पढ़ा है उस सीक्वेंस में। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है आपका, कहते हैं ना मेरे तजुर्बे से ले सबक, उम्र में कुछ साल बड़ा हूं मैं, तो मैंने वो सारी लाइफ देख रखी है आपकी, ये जो आप जिस लाइफ से आप गोइंग थ्रू हो रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है आपकी, और जो आपकी पर्सनल लव लाइफ हो सकती है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फैमिली हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज चलते हैं इस टाइम पर। एट लास्ट
on some day you will find you are alone in the life. आप जीवन में अकेले हैं. What matters whether you have a very good career or not. आपका कैरियर सेटल हुआ है या नहीं हुआ है. This is most important. अगर कैरियर सेटल हो गया तो आपको जिंदगी में जो जो आप एस्पायर करते थे वो शायद पॉसिबल हो जाए. लेकिन अगर कुछ अदर रीजंस की वजह से, जिसमें लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वर्सेस हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, उसकी वजह से अगर आपका कैरियर सेटल होने में देर हो गई या नहीं हो पाया, यू विल लूज एवरीथिंग इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू. सो एक पिलर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, उसके बाद में एडिशनल जितना एड ऑन हो जाएगा बहुत अच्छा होगा. डोंट कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो कुछ भी जा रहा हो, दुनिया की कितनी भी अजीब चीज जा रही हो, क्योंकि वही आपका जो कैरियर है, उसी से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी लाइफ में, उसी से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और उसी से आपकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं वहां भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट मिलेगी वंस यू आर सेटल्ड. और अगर ऐसा नहीं है, बड़ा भाई कितना भी अच्छा हो, सेटल्ड नहीं है, और छोटा भाई कमा रहा हो, है ना, तो बड़े भाई की कोई पूछ नहीं होती है घर में भी. वही मदर फादर जो है बार बार उल्हाने देते हैं कि सीख उससे, सीख उससे. इट इज द हार्ड एंड प्रैक्टिकल रियलिटी. सो आई विश ऑल यू द बेटर सेंस प्रिवेल विद एवरीवन. आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा होगा, आई कैन ओनली एज्यूम. आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन एंड आई विश कि सब कुछ अच्छा रहे. तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं, खास करके इमोशनल मैटर्स में, खास करके इमोशनल मैटर्स में. इमोशनल मैटर्स में आप बहुत जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं कि आज आप सेटल कर ले, नहीं आ पाएंगे बाहर. आप इनको पोस्टपोन कर दीजिए बस, टिल दिस एग्जाम, टिल दैट एग्जाम. तो उससे क्या होगा कि आपके पास जैसे जैसे कोर्ट में जाके तारीख मिल गई, अब अगली तारीख पे सुनवाई होगी, है ना, तो उसमें सेटल नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, अभी आपको पीस ऑफ माइंड बाई करनी है. आपको अपने जीवन का में जो शांति चाहिए पढ़ने के लिए, एनी हाउ यू नीड दैट. उसके लिए आपको किसी को झुकना पड़े, नमस्ते करनी पड़े, आई एम सॉरी बोलना पड़े, तो यू डू दैट. ठीक है. तो बहुत सारे इश्यूज हैं, वहां से आप निकल करके आएंगे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई होप दीज 5 मिनट्स में भी कंपनसेट कर देता हूँ अगर किसी को लग रहा हो कि सर ने थोड़ा लीक से हट गए. लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये चीजें कई लोगों की लाइफ बिगड़ती हुई बचा लेते हैं. उनको कोई कई बार ऐसा हो जाता है, घर की सुनते नहीं है तो मेरी सुन लेंगे कम से कम. तो अभी इन सारे इश्यूज को आप हस्बैंड वाइफ के हो या कोई भी हो, उनको पोस्टपोन करते रहिए, और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको फोकस कीजिए. पार्टिकुलरली उत्तराखंड आने वाला है. उत्तराखंड 1-2 महीने के अंदर मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा. ध्यान रखना इस बात का. ठीक है. कितने लोग सहमत हैं इस बात से, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं? देखूं जरा, फिर मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. कम बैक टू दिस. तो प्लीज टेक माई एडवाइस वेरी सीरियसली. ये लाइफ बना देगी आपकी. आप लोग मुझे जिस दिन फोन करके कह देंगे सर आई एम नाउ सेट, आप नहीं जानते हैं आपके मम्मी पापा इतना खुश नहीं होंगे जितना मैं खुश होऊंगा उससे. समझे. एक्सप्लेनेशन पर आइए. दिस इज दिस इज व्हाट वेयर ए क्वेश्चन. अरे बोर्ड देखो आप, प्लीज सी द बोर्ड. वेयर ए क्वेश्चन अराइजेस, वेयर ए क्वेश्चन, जब एक प्रश्न उठता है क्या, वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी. विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी से क्या कोई युक्ति युक्त प्रति हेतु है, कारण था या नहीं था, है ना.
बबली कह रही कि यस आई हैव विड्रॉन, बट देयर वाज अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर दैट। मैंने भोलू राम को छोड़ा है, भोलू राम के घर को मैं छोड़कर आ गई, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी है, लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज है। मेरी सुनो तो सही कम से कम कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों छोड़ा मैंने घर। इस बात के हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग द रीजनेबल एक्सक्यूज। योर एक्सक्यूज इज रीजनेबल, इस बात को प्रूव करने का जो भार है शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो बबली पर ही होगा। इफ द बबली हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, बबली को ही प्रूव करना पड़ेगा कि माई रीजन फॉर विथड्रॉइंग वाज रीजनेबल इन दैट केस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बेसिकली दिस एक्सप्लेनेशन इज डीलिंग विद द बर्डन ऑफ प्रूफ, and that is why while we read the evidence act, जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर एक लाइन आती है, whether the evidence act is exhaustive। क्या एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है? नहीं है, क्योंकि एविडेंस के सभी रूल्स एविडेंस एक्ट में नहीं है। लाइक हेयर द रूल, दिस इज बर्डन ऑफ प्रूफ इज द रूल ऑफ एविडेंस एक्ट। यहां पर जो बात लिखी है आप देखिए इसको, द इशू डेल्ट हेयर इज व्हाट, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज। ये जो बेसिकली है इट इज द डोमेन ऑफ एविडेंस एक्ट। So that is why we say Evidence Act is not exhaustive, because some rules of Evidence Act are found in different acts। क्योंकि एविडेंस एक्ट के क्योंकि एविडेंस एक्ट के कुछ नियम अन्य कानूनों में भी मिलते हैं, जैसे कि हमें यहां मिला, हिंदू मैरिज एक्ट में मिला। इसलिए हम कहते हैं कि साक्ष्य अधिनियम एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इट इज डीलिंग विद द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि कौन साबित करेगा कि रीजन एक्सक्यूज नहीं था। तो जो जिस व्यक्ति ने विड्रॉल किया है वही व्यक्ति समझाएगा कि यस व्हाट वर द रीजंस एंड दोज रीजंस वर जस्टिफाइड एज वेल। और अब कुछ काम की बात नोट कर लीजिए, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सारी बात ध्यान रखना। वी विल हैव टू सी द केस लॉज ओवर दिस। The right of one spouse to the society of the other spouse, लिख लीजिएगा इस लाइन को, the right of the one spouse to the society of other spouse is not merely creature of the statute, such right is inherent in the very institution of marriage itself। अब मैं इसको समझाता हूं, अब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होने का टाइम आ गया इसको समझने और समझाने का। तो वी हैव रेड सो फार व्हाट द बेरेक लैंग्वेज, फाइन। हमने वहां से क्वेश्चंस भी देख लिए कहां कहां से बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स इज अवेलेबल टू वाइफ और हस्बैंड, या दोनों को ही, है ना? तो दोनों को ही अवेलेबल होता है, वी हैव डिस्कस दिस। तो इस लाइन को समझिए कि राइट ऑफ वन स्पाउस टू लिव टू द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस, यानी कि एक स्पाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन साथी बोल दीजिए, है ना? एक जीवन साथी को दूसरे जीवन साथी के सहचर्य का, सोसाइटी का, के प्रति का जो राइट है, क्या वो केवल इसलिए है क्योंकि सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट में? अगर हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 नहीं होता तो क्या वो राइट नहीं होता? सेक्शन 9 गिव्स यू रिमेडी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा आपको करने का राइट है कि यू कैन बाउंड द अदर पार्टी, ही शुड कम बैक, शी शुड कम बैक। ये जो राइट है वो कह रहे हैं कि इनहेरेंट इन द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ। इस लाइन को पढ़िए, रेड लाइन को, दिस इज इन द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज इटसेल्फ। जो विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है, विवाह की जो संस्था है, उसी में ही अंतर्निहित है। इसका मतलब ये है कि भैया जो विवाह कर रहे हैं, है ना, जो आम गांव में बोलते हैं ब्याह कर रहे हैं, ब्याह, विवाह नहीं बोलते हैं, ब्याह। इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ, यानी कि जो ब्याह कर रहे हो वो भाई किस लिए कर रहे हो? एक दूसरे के कंफर्ट के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो ये जो राइट मिला है टू द सोसाइटी ऑफ द अदर, दिस इज नॉट द क्रिएचर ऑफ द स्टैट्यूट। जैसे अपील का राइट क्रिएचर ऑफ द स्टैट्यूट होता है ना? ये जो राइट है आपका, राइट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इट इज इनहेरेंट, ये प्राकृतिक राइट है, विवाह की संस्था में ही अंतर्निहित है। प्लीज लेट मी नो अगर ये बात लाइन समझ में आई नहीं है आपको, एंड यू शुड नोट डाउन दिस लाइन, दिस इज नोट इन योर नोट्स, यू शुड नोट डाउन इट।
एक केस का नाम लिख लीजिए, सरोज रानी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी, सुदर्शन कुमार, section 9 cannot be said to be the violative of section 14 and 21 of the constitution. Constitutional validity was established in the case of सरोज रानी। सरोज रानी के केस में, सरोज रानी के केस में संवैधानिक जो इसकी जो वैधता है वो स्थापित की गई थी। केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, in which case it was held that this section 9 is constitutionally valid. This is case of सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। नहीं भूलेंगे आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं, फिर आप कहते हैं स्लाइड चेंज कीजिए। सुमाया प्लीज नोट डाउन, this is what Saroj Rani versus Sudarshan Kumar. Section 9 is not violative of section 14 and 21. We can see the few questions. Constitutional validity of which section? Constitutional validity of which section of Hindu Marriage Act was upheld by Supreme Court in case of Saroj Rani versus Sudarshan? So in this case, they have given the case name of case. This is Saroj Rani versus Sudarshan, and they have asked the section number. So 9, 13, 16, and 17. This the answer is section 9. So they have given you such type question. And again, reverse of this, in which of the following decisions constitutional validity of section 9 of Hindu Marriage Act was upheld by Supreme Court? So here they have given the you section number and they have asked you the case law. This is Saroj Rani versus Sudarshan Kumar again. Are you getting this point? समझ पा रहे हैं आप लोग? Next, remedy of restitution of conjugal right is aimed at preserving the marriage. विवाह बना रहे या dissolving the marriage? देखो, the purpose है कि remedy क्या? preserve, विवाह बना रहे, dissolve थोड़ी करना है। सरोज रानी की केस है, फिर वही केस आया, सरोज रानी सुदर्शन के केस पर फिर आया। देखो, टी सरिता केस हम पढ़ेंगे, इस पे केस टी सरिता वर्सेस वेंकट सुभैया इज ए केस रिलेटिंग टू conjugal rights. Which one of the following section provides restitution of conjugal rights? Heading based question है, I told you in the beginning. Saroj Rani Sudarshan again asked. So similar questions can be asked. So I have shown you few questions. आपको इनसे अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन, these are the actual questions which have been asked so far in the judicial services. तो cases, the questions based on case laws, the question based on the understanding of Bail Act itself, you have seen it. Fine. So tomorrow we will see the different case laws over this. What do you mean by the withdrawal? What can be the reasonable excuse? What were held to be not reasonable excuses? Again, we will have some detailed discussion over this. So I believe कि आपको lecture अच्छा लगा होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं right now. Come on and be ready. I will give you very soon. I will give you the list of questions. I think by tomorrow I will give you the questions जिन पर हम लोग we are going to discuss the आंसर राइटिंग एज वेल इन दिस क्लास कि हम लोग मेंस में आंसर लिखेंगे कैसे। जैसे हम लोगों ने पीछे की थी क्लास, ऐसे हम लोग आगे भी करते रहेंगे। प्लीज कमेंट्स प्लीज, किसी को पूछना हो पूछिए। क्वेरी इज इनवाइटेड। This is Sumaya, guardianship in marriage repealed by this. You can see it in your I think direct में भी आपको मिल जाएगा ये section 6 के नोट फुट नोट्स में देखेंगे आप तो। This is section 6, child repealed by the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978. Anything else? Two brothers and two sisters in section 3G4.
1 second. This is Sandeep. 3G4. Okay, this is section 3 से, चलिए ये मैं पढ़ देता हूँ ऐसे आपके लिए, है ना। ये है, मैं देखता हूँ अगर इसकी स्लाइड मिल जाती है मुझे तो। 1 second, आई टेक द स्लाइड। 1 second प्लीज। This is Sandeep. This is what 3G. This query is regarding clause G of section 3, degree of prohibited relationship, and Sandeep has some doubt regarding this 4. So these are the persons mentioned in the persons mentioned in clause 4 will be in the prohibited degree. Fine. ये जो क्लॉज है सेक्शन, ये क्लॉज जी है, वी हैव डिस्कस्ड। और एडिटिंग टीम मैं आपसे कहूंगा कि जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको आप फिर एडिट करके आप 3G के साथ में ही ऐड कर देना, तो कि सो दैट कि वहीं पर ही दोबारा किसी को कंफ्यूजन होगा वहीं पे सॉल्व हो जाए उसका दोबारा। ठीक है, देखिए व्हाट इज ऑल अबाउट दिस क्लॉज जी। दिस क्लॉज जी डील्स विद द क्वेश्चन व्हाट रिलेशनशिप कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री। वो कौन से रिश्ते हैं जिनमें विवाह करना प्रतिबंधित माना गया है, और उनमें से जो 4 कैटेगरी हैं हम लोग इसमें बात करें 4th कैटेगरी की, तो उनको देख लेते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में आप आते हैं तो दैट योर मैरिज इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 5। ठीक है संदीप, यू सी दिस। इफ 2 आर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर वो भाई बहन हैं, सही है, यानी कि भाई बहन समझते हैं ना, भाई बहन, तो पहले तो यही हुआ कि अगर भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप, भाई बहन में विवाह प्रोहिबिटेड है, और ये बात कहां लिखी है, ये लिखी है आपकी क्लॉज 4th में। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, इन रिश्तों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं भी कंफ्यूज होता हूं कई बार। अंकल एंड नीस, ये क्या हुए, चाचा भतीजी, ठीक, ताऊ भी हो सकते हैं, जिनमें रिश्ते हो सकते हैं सारे, ताऊ ताऊ भतीजी भी हो सकते हैं, ये रिश्ता हो गया। आंट एंड नेफ्यू, चाची भतीजा, हाँ वही वही बात है। और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि भाई के बेटे और बेटी से शादी नहीं हो सकती, और ऑफ 2 ब्रदर्स और ऑफ 2 सिस्टर्स, दोनों भाइयों के बच्चों में, यानी कि जो कजन सिस्टर्स हुए, जो कजन ब्रदर्स सिस्टर्स हुए, उनमें भी शादियां नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब यह है, तो रिश्तों की गुणा भाग करनी है केवल आपको कि इन इन रिश्तों में विवाह नहीं हो सकता है। संदीप, गॉट इट और नॉट? बस रिश्ते में लिखते चले जाओ, हिंदी में समझ में आएगा। अच्छा ये चाचा हुआ, इसकी इसकी किसके से इस सर किसके से नहीं हो सकती, किससे से नहीं हो सकती। तो आई थिंक योर क्वेरी इज नाउ सेटिस्फाइड, गॉट इट। पढ़े आगे को, चलिए और किसी क्वेरी हो, बाय बाय, अदरवाइज
ठीक है, तो कल से हम लोग मिलते हैं 4:30 पर। मैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, स्टाफ को ही बोल दूंगा, कल हम 4:30 मिनट्स इसको बिफोर करते हैं। 15 से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो टुमारो एट 4:30 PM, प्लीज ज्वाइन अस एट 4:30 PM सो दैट जल्दी से क्लासेस खत्म हो जाए शाम को। 4:30 PM से करेंगे इसको भी है। और 14th को जो है आई मे बी ऑन लीव, तो 14 की जो क्लास है वो हो सकता है फिर 15 को हो, ठीक है। 14 को जो क्लास है मे नॉट बी पॉसिबल, बताऊंगा, हो सकता है इंस्टेंटेनियसली बताया, बिकॉज मेरी कोर्ट में अपेयरेंस है, तो हो सकता है मैं आ जाऊं 4:30 तक तो मैं ले पाऊंगा, और नहीं ऐसा हुआ कि वो लेट हो रहा है या एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, तो फिर हो सकता है एक फिर 15 को ही लें, तो वो आगे वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो आई विल मेक अप द, तो कीप इट इन माइंड। ठीक है जी, बाय बाय। तुम्हारा क्या क्वेश्चन है सौरभ? सौरभ का क्वेश्चन क्या है? अच्छा, देखो भाई, सौरभ ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और एडिटिंग टीम आई विश कि आप लोग इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सारे फिर बाद में सभी को भेजना भी है आप लोगों ने। तो एक हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इनका नाम है सौरभ बोस। इनका एक क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन ये है कि केस लॉ रिलेटिंग एवरी सब्जेक्ट में जो प्रीलिम्स क्वेश्चन आते हैं उसका कोई लिमिटेशन है सर? क्योंकि फिर तो सर ऐसा लगता है कि जितना भी है, जितना भी कर लो कम है, ठीक है। इनका कहना यह है कि सर केस लॉस कितने किए जाएं, इज देयर एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और बिकॉज इट सीम्स टू बी लिमिटलेस, वॉट एवर वी डू इट सीम्स टू बी लेस, इट प्रूव्स टू बी इनएडुकेट, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी with regard to the case laws? Is this a question? This is the question of Saurabh. If I am getting this, now I explain this and you need to understand this. Everyone needs to understand this. Say this. So what I say that there is a rule, do the possible. Do the, this is the thumb rule, do the possible. And what does it mean? इसका मतलब क्या है कि उतना काम कीजिए जितना आप संभाल पाए, डू द वर्क, डू द वर्क, कवर द सिलेबस विच यू कैन मैनेज, विच यू कैन रिमेंबर, विच यू कैन लर्न, विच यू कैन रिवाइज, फाइन। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू हैंडल इट, तो डोंट बी ग्रीडी टू डू एवरीथिंग, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेयर एक्ट यू कैन नॉट एस्केप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी। अगर आपको ये, इसके बिना तो कुछ नहीं चल सकता है। Then comes the second priority comes of case laws. So you can divide these case laws into different categories. आप इनको different categories में बांट सकते हैं। कैसे? Number one, very important, you can say landmark case. Landmark case in the sense, जैसे सरोज रानी का केस आया, in which case the constitutional validity of section 9 was upheld. This is the single case, but very important case, landmark case. You cannot skip such kind of. But if there are several cases on the same point, like in case of dying declaration, like in the case of FIR, evidentiary value of FIR, delay import effect, this is effect of delay of FIR, you will see there are category of cases, they are repeatedly on the same point. In such cases, in such kind of cases, you can be selective. You learn one or two which are more important, which were the initiate, which were the earlier cases, landmark cases category, and then you can skip the other cases. So what I'm telling you, if some case is unique in itself, Menka Gandhi case, it is unique in itself, उन cases को you cannot afford to skip. But if the case laws are on the similar points, many times the court is explaining same point in the similar way, then there is no point in learning all the case laws. Just you pick one or two cases so that you can use those cases in your brain examination.
There are cases which are landmark in the sense they have issued the guidelines, विशाखा है ना, डीडी वासु, समझ रहे? जो लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली you will come to know while reading the textbook or in the case laws as well, in my notes as well, because I don't give you unnecessary case laws. I try to give the limited one, because if you are able to do that, that will be more than sufficient. आप फेल एग्जाम में इसलिए नहीं होंगे कि एक दो केस लॉ आपका छूट गया। आप फेल एग्जाम में मेंस या प्रीलिम्स में तब होंगे जब आपने बेरेक्ट प्रोविजंस को छोड़ा, जब आपने लैंडमार्क केसेस को छोड़ा, तब आप फेल होंगे। अगर कोई लेटेस्ट केस लॉ है, इट इज बेटर टू नो, बट इवन इफ यू डोंट नो दैट, यू विल नॉट बी आउट ऑफ द रेस। उसकी वजह से रेस से बाहर नहीं आओगे, टू बी वेरी श्योर। सो डू प्रैक्टिस ऑन दीज गाइडलाइंस। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल अकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.